नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न दोस्तों, अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय क्या है? वह न्यायालय जिसे न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने का अधिकार प्राप्त हो उसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। यानी कि न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने का अधिकार प्राप्त हो उसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा क्या है? दोस्तों, न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए नियमों एवं कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। दोस्तों, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि न्यायालय की वह शक्ति जो व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनः जांच करना न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता क्या है? कानून से सीमित निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाने के स्थान पर न्यायपालिका द्वारा सामाजिक हित की दृष्टि से सक्रिय या विधेयात्मक दृष्टिकोण अपनाने को ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो सीधा सीधा बोलें तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका के द्वारा सामाजिक हित की दृष्टि से सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया न्यायिक सक्रियता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? दोस्तों, संघ व राज्यों के मध्य विवाद का विषय, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद का विषय तथा मूल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित विवाद का विषय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को कि संघ व राज्यों के मध्य विवाद का विषय, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद का विषय, और तीसरा है मूल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित विवाद जो हैं वो सभी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है कि संसद तथा विधानसभाओं के प्रतिनिधियों व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने की व्यवस्था निर्वाचन आयोग का होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? दोस्तों, भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार, ये ध्यान में रखना है। श्री राजीव कुमार हैं, वो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और उसका कार्यकाल कितना है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करता है, कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और साथ ही साथ इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन में से कोई भी एक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? इसकी शुरुआत कब की गई थी और इसका मुख्य काम क्या है? दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के माध्यम से 28 सितंबर 1993 में की थी। इसका जो मुख्य कार्य है वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके दुष्प्रेरण या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए याचिका पर जांच करेगा। इसका अगला है कि मानव अधिकार संस्थाओं की कमियों की जांच करेगा। तो यह है मानव अधिकार आयोग के मुख्य कार्य। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। दोस्तों, परिसीमन आयोग 10 वर्ष में होने वाली प्रत्येक जनगणना के बाद
निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए एक परिसीमन आयोग होता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष व 2 सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। अर्थात इसमें मुख्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। तो ये परिसीमन आयोग कितने वर्ष में? 10 वर्ष में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और उसका मुख्य काम क्या होता है? लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए योग्यतम प्रत्याशियों के चयन हेतु एक अध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक निकाय को लोक सेवा आयोग कहा जाता है। अब ये लोक सेवा आयोग भी क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है और इसके जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका मुख्य काम होता है लोक सेवाओं के सदस्यों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाना। अब इसका जो मुख्य काम है कि यह अखिल भारतीय सेवाओं केंद्रीय सेवाओं में लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। ये इसका मुख्य काम होता है। अब है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा कौन कौन सी होती है? इस आयोग के द्वारा परीक्षा जो होती है वो कौन कौन सी होती है? पहली परीक्षा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको IAS कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इसके बाद में भारतीय पुलिस सेवा IPS, इसके बाद में है भारतीय विदेश सेवा IVS और इसके बाद में है भारतीय सीमा सुरक्षा बल IBPS। ये 4 प्रकार की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों का शासन से संबंधित है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वर्तमान राज्यों में विधान परिषदें कितनी हैं? दोस्तों ध्यान रखना है कि वर्तमान में के 6 राज्यों में है। पहले 7 राज्यों में विधान परिषदें थी, 7 राज्यों में पहले थी, लेकिन 2019 के बाद अब वर्तमान में 6 ही राज्यों में विधान परिषदें हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2019 संसदीय अधिनियम के आधार पर भारतीय संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, उसको निष्प्रभावी बना दिया गया है। अब यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है? विधान परिषदें नहीं है। तो इसी आधार पर वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। अब वो कौन कौन से राज्यों में हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषदें हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो वो है अनुच्छेद 370 के तहत। अब ये अनुच्छेद ये भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 के तहत क्या प्रावधान था? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। यहाँ पे ये ध्यान रखना, अब है नहीं है लेकिन ये दिया गया था। तो अब इसको क्या बना दिया गया है? 2019 के बाद इसको निष्प्रभावी बना दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज वर्तमान में जो राज्यों की हम बात करते हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी परंपराएं कौन सी हैं? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सी परंपरा है? तो पहली है कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। एक राज्य में अन्य किसी राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। दूसरा है राज्यपाल संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल को मान्य होनी चाहिए, यानी कि वहाँ के मंत्रिमंडल इस बात के लिए क्या होनी चाहिए? सहमत होने चाहिए। तो यह है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित परंपरा। अब है राज्यपाल की 2 स्वयं विवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? राज्य में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में
राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कब करता है, जब राज्य में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वह राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का विधानसभा में विश्वास समाप्त हो जाने पर मुख्यमंत्री को पदच्युत करने के संबंध में, यानी कि विधानसभा में जब मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए राज्यपाल के पास स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। तो ये थी राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ। अब है मुख्यमंत्री के मुख्य कार्य क्या है। मुख्यमंत्री के कार्य क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री का जो मुख्य काम है वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। दूसरा है मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाना व अध्यक्षता करना। तीसरा है मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करना। और चौथा है विभागों में समन्वय स्थापित करना। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इनका काम भी यही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रधानमंत्री का काम भी पूछे तो यही काम है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है कि भारतीय दलीय प्रणाली की कोई दो विशेषता बताइए। भारतीय दलीय प्रणाली की दो विशेषता। तो पहली विशेषता है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, और इसके बाद में है दूसरी विशेषता है क्षेत्रीय दलों की अधिकता है। तो यह है दलीय प्रणाली की विशेषता। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक दलों के मुख्य काम क्या हैं। भारतीय राजनीतिक दलों के मुख्य काम है लोकमत का निर्माण करना, जनमत जागृत करना, जनता को जागृत करना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर प्रस्तावित करना और चुनाव का संचालन करना और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये है राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। कोई दो चार के नाम बताने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ आप पार्टी को भी अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है। तो यह है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। अब हम बात करते हैं कि भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए, कोई दो चार के। तो उसमें तेलुगु देशम, अकाली दल, द्रमुक, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, अन्ना द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस। तो ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के मुख्य कारण क्या है। जिसमें देखो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय क्यों होता है और किसकी वजह से होता है। तो देखो वह है जातिगत राजनीति के माध्यम से क्षेत्रीय जाति के आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का उदय होता है, भाषा के आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का उदय होता है और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर, और इसके बाद में है दलों की स्वार्थवादी नीति के आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का क्या होता है, उदय होता है। तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।